गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और चैप्टर 4 में आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कि आपका चैप्टर 3 है और यूनिट 2 है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, अब यूनिट 2 हुआ है जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या है। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बहुत भारी अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे। ठीक है, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेनली जो हमको एनर्जी मिलता है वो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। फिर कहता है कि ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, ब्रेक डाउन एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या कहता है कि जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उन सभी में क्या इन्वॉल्व होता है? बताओ, बताओ क्या इन्वॉल्व होगा? कहता है कि ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस, ब्रेक डाउन एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ensuring a constant supply for energy to living cells are known as carbohydrate metabolism। ठीक है, कहता है कि जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसमें? कोई भी चीज का सिंथेसिस में, ब्रेक डाउन में या फिर इंटर कन्वर्जन में। ठीक है, तो क्या होता है कि वो इस बात को इंश्योर करता है, श्योर करता है कि जो आपका एनर्जी है वो प्रॉपरली अमाउंट में, कॉन्स्टेंट अमाउंट में आपके बॉडी में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, मेनली बायोकेमिकल प्रोसेस इसी चीज को इंश्योर करता है कि आपके बायोकेमिकल प्रोसेस में ही आ गया, सिंथेसिस आ गया या फिर कन्वर्जन आ गया या फिर ब्रेकडाउन हो गया, सब उसी में आ गया। ठीक है, तो वो जो चीज होता है वो इस चीज को इंश्योर कर रहा होता है कि आपके बॉडी में प्रॉपर एनर्जी का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे एनर्जी का सप्लाई होगा? लिविंग सेल्स में। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो मेनली जो आप कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, वो उसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, चाहे वो सिंथेसिस हो, चाहे वो इंटरकन्वर्जन हो, चाहे वो ब्रेक डाउन हो, ठीक है, तो वो क्या श्योर करता है कि हमारे बॉडी में, सॉरी हमारे लिविंग सेल्स में आपका प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी सप्लाई हो। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आप कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज सिंपलर देन फैट और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सिंपल होता है एज कंपेयर टू अमीनो एसिड या फैट के मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, हेंस कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, ना कि फैट और अमीनो एसिड को। ठीक है, जस्ट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का जो प्रोसेस है वो क्या है? सिंपल है, इजी है एज कंपेयर टू फैट एंड अमीनो एसिड। ठीक है, अब कहता है कि ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट दैट प्रेसिपिटेट्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, जो कि पार्टिसिपेट करता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हेल्प्स मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नॉर्मल रेंज। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? नॉर्मल रेंज में रखता है। ठीक है, हाई या लो होने नहीं देता, एक पर्टिकुलर, एक नॉर्मल रेंज में उसको रखने का काम करता है। ठीक है, अब कहता है कि कार्बोहाइड्रेट एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल। ये बात आपने पहले भी पढ़ा है कि जो एक्सेस ग्लूकोज आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कहाँ पे? मसल्स और लिवर। ठीक है, फिर कहता है कि आपका हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये मेनली जो हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे वो आपके इंसुलिन होंगे और ग्लूकागन होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, अब कहता है कि मेजर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सभी पाथवेज आपको पढ़ने हैं जो आपके किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, अलग अलग सबके पाथवे होंगे। सबसे पहला पाथवे है आपका ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको आप क्रायब साइकिल भी बोलते हो। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा है
ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर आपका है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, HMP शंट पाथवे, यूरोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड, अमीनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये जितने भी पाथवेज हैं आपको सभी पाथवेज को अलग अलग पाथवे याद करना है। ठीक है, इसमें से मोस्टली आपको ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस और HMP शंट पाथवे ऐसा पाथवे है जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मे भी हो सकता है इसे दे, बट बहुत कम चांसेस होता है, हो सकता है कि फ्रुक्टोज वाला दे दे, बट ये जो आपके हैं ये सभी पाथवेज आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी पाथवे आपको अलग अलग करके पढ़ना है। तो मतलब समझो जितने ये तुम्हें पाथवे दिख रहे हैं उन सभी को हमको अलग से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और उन लोगों को उन सभी का साइकिल पढ़ना पड़ेगा, उन सभी का प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कहता है ग्लाइकोलाइसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जो आपका सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट पाथवे होता है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस है, इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, कहता है कि एंड अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स, और जो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होता है वो लगभग सारे ही लिविंग सेल्स में आपके होते हैं। ठीक है, कहता है कि इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों साइटोप्लाज्म में होता है, बिकॉज ऑल एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट हियर, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स आपके ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए, पाथवे के लिए चाहिए, वो सभी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब कहते हैं कि इट कैन अकर अंडर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है वो एरोबिक कंडीशन में भी होगा और एनारोबिक कंडीशन में भी हो। एरोबिक कंडीशन क्या होता है कि जहां पे आपका ऑक्सीजन का यूज होता है, जहां पे मोर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और लॉन्ग एक्टिविटीज मतलब जैसे कि आप बहुत जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, है ना, बहुत लंबे टाइम के लिए, तो एनर्जी भी उस टाइम क्या चाहिए आपको, बहुत हाई अमाउंट में चाहिए, है ना। फिर आया आपका एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, लेस ऑक्सीजन का डिमांड होता है, लेस एनर्जी का डिमांड होता है, और मतलब कि ये क्या होता है, मेनली शॉर्ट एक्टिविटीज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि जॉगिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया। जॉगिंग तुम कितने टाइम तक कर पाओगे, जॉगिंग का मतलब क्या होता है, जंप करके चलते हो ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जॉगिंग कहते हैं। कितने देर कर पाओगे, 5 मिनट 10 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, या चाहे वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग कितना देर तक कर पाओगे बताओ, 1 मिनट 1.5 मिनट, उससे ज्यादा तो मर जाओगे, है ना। तो इसीलिए जो इन शॉर्ट टाइम के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी क्या होता है, कम होता है। और जैसे कि इस टाइम पे आप ऑक्सीजन का जरूरत आपको नहीं होता है। ठीक है, तो मेनली आपको क्या होता है कि जब आप जैसे वॉक कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम वॉक करते हैं ना, या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, जॉगिंग ही करते हैं। यहाँ जॉगिंग नहीं होगा, यहाँ जंपिंग होगा। क्या, जंपिंग होगा। ठीक है, जॉगिंग नहीं होगा, जॉगिंग ऊपर में होगा। जॉगिंग में भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट मतलब कि होता है कि नहीं होता है, बताओ। अगर आप लंबे टाइम तक चलोगे तो उसके लिए चाहिए होगा ना। और वहीं पे अगर जंपिंग की बारी आए तो तुम कितना, पहली बात जब हम चल रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना कि एनर्जी हमको चाहिए होता है, क्योंकि हमको लंबा टाइम तक वॉक करना है, उसके लिए हमको शरीर में एनर्जी चाहिए। बट जब हम जंपिंग करते हैं या लिफ्टिंग करते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, प्रॉपरली सांस नहीं, ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, उस टाइम हम क्या करते हैं, रोक के रख, क्योंकि आप ऑक्सीजन को लोगे तो आप क्या हो जाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे, है ना। तो इसीलिए हम उस टाइम पे नहीं लेते, चाहे लिफ्टिंग हो, लिफ्टिंग के टाइम पे भी सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए नहीं लेते। तो उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम होता है, और कम होता है तो इसलिए एनर्जी का भी रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। तो मेनली एरोबिक जो होता है वो लॉन्ग एक्टिविटीज के लिए होता है, और एनारोबिक जो होता है वो शॉर्ट एक्टिविटी के लिए होता है। ठीक है, कहते हैं कि अंडर एरोबिक कंडीशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, अब देखो 2 कंडीशन हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस का 2 कंडीशन होगा, एक हो जाएगा एनारोबिक और दूसरा हो जाएगा एनारोबिक। ठीक है, तो अगर मान लो कि एरोबिक है, एरोबिक कंडीशन है, तो एरोबिक कंडीशन में क्या होगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर मेरे पास क्या है, 1 मॉलिक्यूल किसका है,
ग्लूकोज का, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर कहता है कि कहाँ गया, हाँ, पायरुवेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADH, ठीक है, कैसे बनाएगा, तो एटीपी और NADH को प्रोड्यूस करके बनाएगा, ठीक है। मेनली एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रहेगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने रहते हैं कार्बन, 6 कार्बन रहते हैं, है ना। अब देखो एक पायरुवेट ग्रुप के साथ 3 कार्बन होते हैं, तो इसलिए ब्रेक डाउन करके क्या हो जाएगा कि एक पायरुवेट के साथ 3 कार्बन चला जाएगा, दूसरे पायरुवेट के साथ 3 कार्बन चला जाएगा, तो कार्बन ब्रेक डाउन भी हो गया और 2 पायरुवेट भी ग्रुप भी आपका बन गया, ठीक है। ये हो गया किस कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में, जब हमारे पास एक ग्लूकोज है उसको हमने तोड़ा 2 पायरुवेट में, ठीक है। अब आया कौन सा आपका एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा कि पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, ठीक है। मेनली जो एरोबिक होता है वो एरोबिक का जो पाथवे होता है वो पायरुवेट बना खत्म हो जाता है, ठीक है। बट एनारोबिक का जो होता है, एनारोबिक में क्या होता है कि पायरुवेट जो होता है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टेट में। अब हो गया कि ये हो गया आपका 2 कंडीशन, एरोबिक के अंदर क्या होगा और एनारोबिक के करना, सारा पाथवे सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि पायरुवेट क्या होगा, फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, लैक्टेट में, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद एनारोबिक का पाथवे खत्म और पायरुवेट पे एरोबिक का पाथवे खत्म, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज द EMP, ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। EMP बोले तो एम्डन मेयरहोफ परनास, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एम्डन मेयरहोफ परनास, ठीक है, पाथवे, ठीक है। अब कहता है कि इट इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लूकोज ऑक्सीडेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। कहता है कि ये जो होता है ग्लाइकोलाइसिस वो सबसे पहला स्टेप ऐसा है किसमें, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कंसिस्ट ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस जो आपका होगा उसमें पूरा कितना एंजाइम आपका कैटालाइज्ड होगा, 10। उसके बाद कहता है इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डायरेक्टली, ये जो आपका प्रोसेस है इसमें जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा वो डायरेक्टली नहीं है। आप जिसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है उसका मतलब वो क्या हुआ, एनारोबिक हुआ, ठीक है। तो ये जो आपका पाथवे होगा ये क्या होगा आपका, एनारोबिक होगा, ठीक है। अगर यहीं पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती तो क्या हो जाता, एरोबिक हो जाता, ठीक है। अब है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इट इज द ओनली पाथवे दैट अकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ये सिर्फ एक अकेला पाथवे है जो आपके बॉडी के हर एक सेल में होता है, ठीक है। फिर कहता है कि एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इज यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो एनर्जी आपके ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस होगा, मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होगा, वो आपका एनर्जी जो है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उसमें यूज होता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन RBC इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये जो होता है इकलौता सोर्स होता है एनर्जी का, किसके लिए, RBC के लिए, इसके अलावा RBC का कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है। कहता है कि ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, मतलब कि इंटेंस एक्सरसाइज मतलब पता, हैवी है ना, हैवी एक्सरसाइज जब आपको करते हो तो क्या होता है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू मसल्स। तो क्या होता है कि एनारोबिक आपका जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब कि ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, वो क्या करता है, तुरंत आपके मसल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर कहता है कि इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसका इंपॉर्टेंट कहाँ है, तो सिंथेसिस में, किसके सिंथेसिस के लिए, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब कहता है कि ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज यूज्ड इन ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो जब ग्लूकोज का आपका ब्रेकडाउन होता है तो उसी टाइम पे एक ये भी बनता है, ठीक है। अभी आप जब आएगा पाथवे तो उसमें आप देखना, ठीक है। तो ये जो इसका यूज होता है, ये आपका यूज होता है किसमें, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में, ठीक है। अब है आपका ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज।
अगर आपको ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको ग्लाइकोलाइसिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब है आपका इट प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट फॉर द मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए क्या प्रोवाइड करता है? इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है। कहता है कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेन मेटाबॉलिज्म बिकॉज द ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या करता है कि मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसमें? ब्रेन के मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि ब्रेन भी क्या रिक्वायर करता है? एनर्जी को। कौन सा एनर्जी? ग्लूकोज को। अगर ग्लूकोज को रिक्वायर करेगा तो ग्लूकोज क्या है? अपने आप में एनर्जी है ना। तो ब्रेन को मेनली जो होता है जरूरत, वो एनर्जी की जरूरत होता है, जो आपका ग्लाइकोलाइसिस उसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये सारे यूज आपके किसके हो गए? ग्लाइकोलाइसिस के, ठीक है। अब है आपका क्या? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक है। ये है तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। पाथवे में देखो सिंपल सा पाथवे है। हमने सबसे पहले क्या लिया? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस नाम तो ग्लाइकोलाइसिस है, लेकिन ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे जो आपका क्या होगा? ग्लूकोज, और इधर हो जाएगा ब्रेक डाउन। तो किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब है कि जो मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। कोई आपको पूछे ईएमपी पाथवे, चाहे कोई आपसे पूछे ग्लाइकोलाइसिस, सेम दोनों का मतलब है, ठीक है। अब सिंपल सा है, ग्लूकोज को हमने लिया। ग्लूकोज जो है यहाँ पे देखो, ये सारे हैं आपके एंजाइम, याद रखना क्या है? ये सारे आपके, ये सारे क्या है आपके? देखो यहाँ पे टोटल तुम्हारे कितने एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे थे? 10। किसने बोला? सुना गौर से। चलो यहाँ पे कितने एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे थे? 10 एंजाइम, ठीक है। तो टोटल जो ये प्रोसेस में आपका एंजाइम लगेगा वो टोटल 10 एंजाइम्स लगेंगे, ठीक है। तो आपके ये सारे क्या है? जितने भी हैं ये सारे क्या है? आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है, जिनके प्रेजेंस में जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो हेल्प करता है ब्रेक डाउन में, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में, ठीक। अब कहता है कि ग्लूकोज को हमने किसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया? हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। पहला स्टेप हमारा हो गया कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। याद करना बहुत आसान है, सिंपल तुमको स्टेप याद रखना है, अदरवाइज उसके बाद तुम इसे समझो तो 10 पेज बना सकते हो, ये इतना सिंपल है, ठीक है। सिंपली तुमको बस इतना रखना है कि ग्लूकोज लिया हमने, ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया किसके प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो उसने क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब बन गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है वो फिर से क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा? ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, हमारा दूसरा कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब आया तीसरा स्टेप। अब देखो इधर क्या हुआ कि एटीपी जो चेंज हो रहा है एडीपी में हो रहा है, इधर भी एटीपी आपका एडीपी में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एटीपी अगर एडीपी में चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? बताओ कितने फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे होंगे? एक एटीपी का एक फॉस्फेट ग्रुप चला जाएगा एडीपी के पास, ठीक है। ये बात पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जिसका लेक्चर छूट गया हो वो देख लेना। एटीपी क्या होगा? हमेशा एडीपी में चेंज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होता है कि एडीपी जो होता है वो और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि एटीपी अपना फॉस्फेट किसको दे देता है? एडीपी को, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर आया कि अब हमको जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को अगर ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए हमको कौन सा एंजाइम लगेगा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जब लोगे तो वो ब्रेक डाउन बना करके क्या बनाएगा? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहां तक आ गया कि हमारा बन गया क्या? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से आपका अलग हो जाएगा 3 कार्बन एक साथ, 3 कार्बन एक साथ, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6, तो इसीलिए ये अलग होके क्या बना लिया? एक बना लिया आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक बना लिया आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड
एल्डिहाइड है ना, हाँ, एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको आप G3P बोलते हो, ठीक है। तो 2 स्टेप बन गए, यहां से बन गया। अब किसके प्रेजेंस में बना, कौन सा एंजाइम, आइसोमिरेज। यहां से जो देखो, यहां से जो ब्रेक डाउन हुआ वो एल्डोज के प्रेजेंस में हुआ, ठीक है। और ये दोनों जो रिएक्ट करेगा वो किसके प्रेजेंस में करेगा, आइसोमिरेज के प्रेजेंस में करेगा। एटीपी प्रोडक्शन और एडीपी प्रोडक्शन यहाँ पे बंद, ठीक है। ठीक, अब यहां से क्या बनेगा आपका कि NAD 2NAD प्लस 2NADH, ठीक है, ये बनेगा आपका। अब देखो कहता है कि यहां से जब बना तो ये जो आपका पाथवे है ये फर्दर क्या होगा, यहाँ पे इसका काम खत्म है, अब ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन अब किसका होगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3G3P का, ठीक है। कहते हैं कि ये जो आप करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ये किसके प्रेजेंस में होगा, आपका G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा, 1-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब उसके यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ADP 2 ADP किस में चेंज हो गया, ATP में, 2 ATP में, ठीक है। अब फिर से ब्रेक डाउन होगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट का, किसमें, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में, ठीक है। अब काइनेज में जब ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब फिर से अगर आपको ब्रेक डाउन करवाना है इसको तो उसके लिए आपको एंजाइम लेना पड़ेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब जब फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज लोगे तो ये बनाएगा आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। उसके लिए आप फिर से हमको उसको ब्रेक डाउन करवाना है, तब तक ब्रेक डाउन करवाएंगे जब तक हमको पाइरुवेट नहीं मिल जाता है, ठीक है। अब कौन सा एंजाइम लेंगे हम, इनोलेज, ठीक है, इनोलेज लिया हमने। अब है जब इसका खत्म हो जाएगा तो आपका बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा। अब हमको क्या चाहिए, 2 पाइरुवेट चाहिए, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, कौन से एंजाइम के साथ, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के साथ। तो ये आपका क्या बना लेगा, पाइरुवेट बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पाइरुवेट आपका एंड प्रोडक्ट आएगा वो 2 पाइरुवेट आप लिख सकते हो। एक पाइरुवेट के साथ 3 कार्बन, दूसरे के पास 3 कार्बन, तो 6 कार्बन हो गया। तो कुल मिला के ग्लूकोज का आपका ब्रेक डाउन यहाँ पे खत्म हो जाए। अब ये हुआ कौन सा कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई तो जो पाइरुवेट है वो फर्दर हो जाएगा लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तब जाके आपका एनारोबिक कंडीशन में ये कंप्लीट होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर एनारोबिक कंडीशन है तो पाइरुवेट पे खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कितना, देखो यहाँ पे सिंपल पाथवे इसका, अगर इस मतलब कि मान लो समझने के लिए, जैसे कि पाथवे तो तुम इसी तरीके से बनाना एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि पाथवे अगर इस तरीके से बनाओगे तो ये पाथवे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पाथवे बनाओगे, सीख लेना। कहता है कि इसमें देखो सिंपली क्या याद करना है, तुमको एंजाइम याद करना है, ठीक है। एंजाइम में क्या याद करना है कि ग्लूकोज टूटा हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, पहला वाला तो तुम सबको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका ब्रेक डाउन हुआ किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो इसके लिए हमने देखो फॉस्फेट का ग्रुप तो है ही तो फॉस्फो ले लिया, ग्लूकोज तो है ही तो ग्लूकोज ले लिया, और यहाँ पे सिर्फ हमने क्या ले लिया, आइसोमिरेज, तो फॉस्फो ग्लूको आइसोमिरेज हो गया, एंजाइम बन गया, क्लियर। अब फिर से देखो जब यहाँ पे टूटा तो यहाँ पे फॉस्फेट तो है, ये है, फॉस्फो ले लिया। अब ये किस में चेंज हुआ, फ्रुक्टो, इसलिए फ्रुक्टो ले लिया, काइनेज लगा दिया, एंजाइम बन गया, है ना। तो फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज एंजाइम बन के तैयार हो गया, ठीक है। सेम इधर भी है, देखो यहाँ पे बस क्या लेना है आपको, एल्डोज लेना है, ठीक है। एल्डोज के बाद फिर आप जब लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में आइसोमिरेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। अदरवाइज उसके बाद क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे G3P हो गया तो G3P तो आपके पास है ही है, बस यहाँ पे आपको क्या लगाना है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो कि पहले क्या कर लो, सारे एंजाइम को नंबर कर लो कि पहले कौन सा एंजाइम लगा, दूसरे में कौन सा एंजाइम लगा, तीसरे में कौन सा एंजाइम लगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10 एंजाइम लिख लो। उसके बाद क्या होगा कि आपके लिए स्टेप इजी हो जाएगा। ग्लूकोज टूटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टूटा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, कुछ डिफरेंस है, ग्लूकोज की जगह फ्रुक्टोज लिख दिया, 3 स्टेप तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फ्रुक्टोज की जगह पे हमको सिर्फ क्या लगाना लगा, 1 लगाना लगा, और फॉस्फेट की जगह बाई लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,6 बाईफॉस्फेट हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है ऐसे ही। अब हमने ले लिया क्या कि जो ये टूटेगा वो 2 कंपाउंड में टूटेगा, एक हो जाएगा आपका डिहाइड्रोक्सी
डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम DHAP बोलते हैं, और उसमें आपका टूट जाएगा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो यही खत्म हो गया। अब इसको हमको फिर से फर्दर ब्रेक डाउन करवाते रहना है। ठीक है, बस क्या याद रखना, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद 1 हटा के 3 फॉस्फोग्लिसरेट, बाय हटा देना है, फिर आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर आपको फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फिर आपका बन गया पाइरुवेट। ठीक है, तो अगर इसको याद करोगे तो इतना हार्ड वर्ड नहीं है याद करना तुरंत। और यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, 2 स्टेप में ATP चेंज हुआ ADP में, ATP चेंज हुआ ADP में। यहाँ पे आया तो 2 NAD हो गया चेंज, किस कन्वर्ट 2 NADH प्लस 2H में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से फिर से आ गया चौथा वाला, जब चेंज होने की बारी आई तो 2 ADP हो गया चेंज किस में, 2 ATP में। ठीक है, अब आ गया फिर लास्ट में भी 2 ADP चेंज हो गया 2 ATP में। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्टेप है ये मतलब कि ऐसे समझने के लिए स्टेप है कि आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसके प्रेजेंस में हुआ, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसके कम प्रेजेंस में हुआ, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज के प्रेजेंस में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6 किसके प्रेजेंस में। फिर से चौथा स्टेप क्या है आपका, 2 में ब्रेक डाउन हुआ, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, एल्डोज के प्रेजेंस में। अब आया आपका फिफ्थ वाला में क्या हुआ, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है फॉस्फेट वो किस में कन्वर्ट हो गया, किसके प्रेजेंस में, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, अब ये तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना नहीं है, हमको किसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आपका इसने क्या बनाया 1,3 किसके प्रेजेंस में। अब जैसे देखो नॉर्मल रिएक्शन में तुम HCl के प्रेजेंस में करवाते थे ना, यहाँ पे क्या है उस एंजाइम के प्रेजेंस में हमको करवाना है। ठीक है, जैसे बोले ना HCl के प्रेजेंस में डाइल्यूट एसिड, एक एसिड के प्रेजेंस में HNO3 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते थे। यहाँ पे बस क्या है कि उसके जगह एंजाइम आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ हो गया। उसके बाद आपका 7 स्टेप क्या है, टोटल 10 एंजाइम इन्वॉल्व है, मतलब टोटल 10 स्टेप होगा। ठीक है, अब 10 स्टेप होगा तो 10 एंजाइम इन्वॉल्व होगा, 10 एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो ये आपके 10 एंजाइम है और ये आपका प्रोसेस है। लास्ट में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो 2 पाइरुवेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी का समरी है, इसको हम एनर्जी का समरी जो है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट यहाँ पे अगर शॉर्ट समझना चाहोगे तो शॉर्ट में ये है कि जो आपका एनर्जी यहाँ पे ATP इन्वेस्ट हुआ है वो 2 इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, ATP का जो यूज हुआ है वो कितना हुआ है, 2 हुआ है। ATP का जो प्रोड्यूस हुआ है वो 4 हुआ है। नेट ATP जो गेन हुआ है वो आपको 2 हुआ है। ठीक है, गेन कैसे, अब 4 प्रोड्यूस किया 2 ही यूज हुआ तो गेन आपके पास कितना हुआ, 2 हुआ ना। फिर आपके पास हुआ NADH प्रोड्यूस हुआ 2। अब एंड प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, पाइरुवेट। ठीक है, तो मेनली यही आपका यहाँ पे ये क्या हुआ, बायो एनर्जेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मतलब एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ वो 2 ATP इन्वेस्ट हुआ, 4 ATP प्रोड्यूस हुआ, 4 में से 2 गया 2, आपके पास गेन कितना हुआ 2। उसके बाद है NADH प्रोड्यूस हुआ आपके पास 2 और लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बना आपका पाइरुवेट। ठीक है, अब देखो स्टेप्स इन्वॉल्व जो है आपके स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ठीक है, जो अभी आपने वहां पढ़ा सेम चीज यहाँ पे लिखा है, कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बस क्या कहते हैं कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज दैट ब्रेक्स द ATP इनटू ADP। सिंपल, कोई कंफ्यूजन कि क्या हुआ कि ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किसके प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, और क्या किया दैट ब्रेक्स द, जो कि क्या किया ATP को ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, ADP में। ठीक है, अब है दूसरा स्टेप है आपका जो हमने वहां से बनाया वहीं से शुरू कर लेंगे, है ना, जिसको कन्वर्ट किया वहीं से हम शुरू कर लेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें इसने किया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में किया। ठीक है, अब किया तो उसके बाद किसके कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में करेगा,
फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, ठीक है। आइसोमेराइज्ड का मतलब होता है कि मींस कन्वर्टेड फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर, ठीक है, जिसका सब कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फलना चिलना सब कुछ सेम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब है आपका, अब देखो यहाँ पे आइसोमर क्यों बोला, क्योंकि फ्रुक्टोज में कितने रिंग होते हैं पता, 5 मेंबर, ठीक है। इसीलिए ग्लूकोज को इसने क्या बोला कि कन्वर्ट हो जाएगा इस किसमें, फ्रुक्टोज में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज में, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रुक्टो, अब आया क्या, तीसरा क्या आया, किसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद किसके प्रेजेंस में, ठीक है। चौथे स्टेप में फर्दर किस में हो जाएगा कन्वर्ट, दो कंपाउंड में, दो कंपाउंड बना था ना, दो कंपाउंड कौन सा था, पहला वाला ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। उसमें से जो आपका DHAP था, मतलब डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो जो फर्दर आइसोमेराइज हुआ था वो किसमें हुआ था, G3P में, हेंस वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P, इसीलिए हम 2 मॉलिक्यूल हमको मिला था किसका, G3P का, ठीक है। अब पांचवा स्टेप क्या है तुम्हारा, ग्लिसरेट में किसके प्रेजेंस में, 6th स्टेप किसके, कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में, 7th वाला, क्या। अब उसके बाद हो गया आपका 8th स्टेप, 8th स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, किसके प्रेजेंस में, देखो इनोल है, इनोल में हमने एज लगा दिया तो इनोलेज हो गया, एंजाइम बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका 9th है, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब कहता है कि ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन पाइरुवेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजन। अगर यहीं पे एरोबिक रहता तो एरोबिक में क्या होता है कि जो पाइरुवेट था वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता। तो कुल मिला के अब आपसे एनारोबिक कंडीशन पूछा जाए या एरोबिक कंडीशन पूछा जाए, आप दोनों बना सकते हो, क्योंकि एक ही साइकिल है, सिर्फ हमको क्या करना है, पाइरुवेट के जगह पे पाइरुवेट को कन्वर्ट कर लेना है लैक्टेट में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को प्रेजेंस में, ठीक है। क्लियर है, यही था। देखो हमारा क्या था, एनर्जेटिक ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक है, मेनली कि कहाँ पे कितना एनर्जी जो है वो आपका जनरेट हुआ और कितना यूज हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो आपका ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन इज ब्रोकन डाउन इनटू, अब देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं आपके, 6, जिसमें से हम क्या करते हैं 3 को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो 3 कार्बन एक में आ जाएगा, 3 कार्बन एक में, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक पाइरुवेट में 3 कार्बन होता है तो 2 पाइरुवेट बना मतलब 6 कार्बन, ठीक है। कहता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज बोथ कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस। अब देखो ये प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस भी होता है और कंज्यूम भी होता है, मतलब यूज भी होता है, ठीक है। एक तरफ प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरी तरफ यूज भी होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोड्यूस ज्यादा हुआ है और यूज कम हो, ठीक है। तो कहता है कि एनर्जी इज इन्वेस्टमेंट फेज। अब देखो कौन से फेज में कितना एनर्जी इन्वेस्ट हुआ और कितना प्रोड्यूस हुआ उसको हम देखेंगे, ठीक। कहता है कि इन द फर्स्ट फेज एटीपी इज कंज्यूम टू एक्टिवेट ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए हमने एनर्जी का क्या किया, कंज्यूम किया, मतलब यूज किया, ठीक है। कहता है कि ग्लूकोज से हमने क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, ठीक है। तो अब इसमें आपका क्या आ गया कि एंजाइम हेक्सोकाइनेज यूज हुआ, ठीक है। अब जो रिएक्शन बनेगा इसमें बनेगा ग्लूकोज प्लस एटीपी, तो ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी, क्योंकि एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा था, एडीपी में, है ना। तो अब यहाँ पे कितना एनर्जी यूज हुआ आपका, 1 एटीपी यूज हुआ। कहता है कि दिस फॉस्फोराइलेशन ट्रैप्स ग्लूकोज इनसाइड द सेल। ये क्या करता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। अब आया आपका दूसरा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें जो एंजाइम हो रहा है आपका, ये कौन सा यूज हो रहा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है, जिसको आप पीएफ के भी बोल सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी, तो वो क्या बना रहा है आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है, क्योंकि एटीपी 2 बार चेंज हो रहा है एडीपी में, है ना। फर्स्ट स्टेप में भी एटीपी एडीपी में चेंज हुआ, दूसरे स्टेप में भी एटीपी एडीपी में चेंज हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे कितना एटीपी आपका यूज हुआ 1, टोटल यूज अभी तक कितना हुआ एटीपी का 2, एक इस पाथवे में एक उस पाथवे में, टोटल यूज हो गया 2, ठीक है। अब है आपका एनर्जी जनरेशन फेज, अब देखो अभी तक तो हमने क्या किया, यूज किया, सिर्फ कंज्यूम किया एनर्जी। अब जो आपका फेज आया उसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आया कहता है कि आफ्टर स्प्लिटिंग इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ईच रिएक्शन अकर्स ट्वाइस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखो हमने 6 ग्लूकोज को 3-3 में तोड़ा, तो अब वो रिएक्शन भी क्या होगा 2 बार होगा, 3 का एक साथ, ठीक है। तो जब हमने तोड़ा था तो एक आपका बनाया था क्या, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसके साथ हमने बनाया था 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम जो आपका इन्वॉल्व हुआ था वो G3P डिहाइड्रोजिनेज हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो रिएक्शन आया G3P लिया हमने, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया, ATP की जगह NAD लिया, ठीक है। प्लस में आपने क्या लिया, यहाँ पे एक 2 फॉस्फोरस का अलग से ग्रुप लिया हमने, ठीक है। अब क्या कहता है कि यहाँ पे जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका क्या 2 मतलब कि 2, क्योंकि ट्वाइस रिएक्शन होगा, ठीक है, ट्वाइस रिएक्शन होगा तो 1,3 PBG ये 2 बार बनेगा, ठीक है। एक बार हो गया, फिर 1,3 PPG, तब हुआ आपका ट्वाइस कंप्लीट हुआ ना, 2 बार तब ना होगा। साथ में उसके क्या होगा आपका 2 NADH प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब कहता है कि इसमें जो प्रोड्यूस हुआ वो 2 NADH हुआ। अब देखो एक NADH में 3 ATP रहता है, ठीक है। अगर NADH आता है तो मतलब एक NADH में अगर 3 ATP रहता है तो 2 NADH में 6 ATP होगा। यही चीज कह रहा है कि यहाँ पे हमने कितना NADH प्रोड्यूस किया है 2, तो 2 NADH प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब ATP यहाँ कितना जनरेट हुआ है 6, टोटल 6, ठीक है। तो 6 इधर जनरेट हो गया ATP कुल मिला के, कौन से वाले में, 3rd वाले में, ठीक है। अब हम 4th वाले में देखते हैं। 4th वाले में कहता है आपका 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, जिसमें आपका जो कि कन्वर्ट होता है किसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, कौन सा एंजाइम यूज होगा, काइनेज, ठीक है। अब रिएक्शन जो बन रहा है यहाँ से हमने फिर से कंटिन्यू किया, ठीक है, कि 2 हमारे पास क्या है 1,3 BPG है और 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया ADP हो गया। तो ये क्या बनेगा 2 PG 3 PG बना लेगा, 3 PG बना लेगा, 2 बार 3 PG 3 PG, ठीक है। इस तरीके से 2 बार बनेगा, 2 ATP बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ ATP, 2 ATP प्रोड्यूस हुआ, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो अब आए 5वें स्टेप में। 5वें स्टेप में देखते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। तो पाइरुवेट अब जो बना ये इससे क्या बन रहा है, हमारा पाइरुवेट बन रहा है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में। अब रिएक्शन जो बनेगा आपका यहाँ पे जो हमारा खत्म हुआ उसके बाद हम क्या लेंगे 2 PEP और साथ में हमारा क्या हो गया 2 ADP है, तो इसने क्या बनाया आपका 2 पाइरुवेट और 2 ATP। तो यहाँ पे भी 2 ATP प्रोड्यूस हो गया, तो टोटल कितने ATP प्रोड्यूस हुए 10 हुए ना, और यूज कितना हुआ, तो टोटल ATP प्रोड्यूस कितना हुआ। अगर क्लासिकल कैलकुलेशन में क्या होता है कि एक NADH का मतलब 3 होता है, ठीक, मतलब कि कितना ATP होगा 3 ATP होगा। लेकिन अगर नॉर्मली आप कैलकुलेट करोगे तो याद रखना अगर क्लासिकल कैलकुलेशन हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो एक NADH का मतलब 2.7 ATP होता है समथिंग, ठीक है। बट अगर क्लासिकल हुआ तो आपका क्या होता है 2 NADH मतलब 6 ATP। तो यही होता है कि आपका कहाँ से आया, तो जो आपका फ्रॉम 1,3 BPG जो है उससे आपका कितना ATP आया 2 आया, फिर आपका पाइरुवेट वाले से 2 आया, और टोटल जो ATP सिंथेसाइज हुआ वो कितना हुआ 10, ठीक है। अब है टोटल यूज, तो ग्लूकोज के एक्टिवेशन में आपका 1 ATP चला गया था और 1 ATP आपका किस में चला गया था फ्रुक्टोज वाले में, तो टोटल यूज हुआ आपका, तो कुल मिला के 12 ATP आपका प्रोड्यूस हुआ, लेकिन 2 उसमें से यूज हो गया, इसलिए हम कितना ATP प्रोडक्शन मानेंगे 10, ठीक है। 10 ATP आपका प्रोड्यूस हुआ। तो ये था आपका एनर्जेटिक वाला रोल, ठीक।